एक छोटी आदत बड़ी गलती से बचा सकती है। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे हमारी व्यक्तिगत सोच मीडिया के बिछाए जालों में फंस जाती है, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम वैश्विक न्याय और एक मजबूत समुदाय के निर्माण तक ले जाएंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आपने सोशल मीडिया पर कोई बहुत ही भड़काऊ या ऑफेंसिव पोस्ट देखी। तुरंत आपके अंदर गुस्सा भरता है और आप बिना सोचे समझे कमेंट करने लगते हैं, शेयर करते हैं या किसी अजनबी से बहस शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ समय बाद आपको पछतावा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर उच्च शिक्षित और समझदार लोग भी इस डिजिटल मैनिपुलेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं। असल में बिना पूरी जानकारी के दी गई ये त्वरित प्रतिक्रिया ही इंस्टिगेशन ट्रैप यानी उकसावे का जाल है। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम समझेंगे कि इंस्टिगेशन ट्रैप क्या है, कैसे नैरेटिव्स हमारी पहचान को ढाल बनाते हैं, इसके गंभीर सिस्टमिक परिणाम क्या होते हैं, और सबसे अहम बात, हम इन सबसे बचने के लिए एक मजबूत कम्युनिटी रेजिलियंस कैसे बना सकते हैं। तो आइए अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये डिजिटल दुनिया हमारी सोचने समझने की क्षमता को बाईपास करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे हम इंस्टिगेशन ट्रैप कहते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पैंतरा है जो सीधा आपकी भावनाओं पर वार करता है, आपकी बुद्धि पर नहीं। दिलचस्प बात यह है कि गुस्सा सच्चाई से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। मतलब जब तक किसी घटना का पूरा वीडियो या असली सच सामने आता है, तब तक एक झूठा नैरेटिव अपना काम कर चुका होता है और डैमेज हो चुका होता है। अब आपको सिर्फ ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि एक सिस्टम चाहिए। कॉर्पोरेट जगत में इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बात होती है, और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ये स्टॉप और क्लियर मेथड एक बेहद पावरफुल टूल है। स्टॉप का मतलब है स्टॉप यानी रुक जाओ, थिंक यानी सोचो, ऑब्जर्व यानी समझो, और प्रोसीड यानी फिर आगे बढ़ो। और क्लियर का मतलब है चेक यानी जांच करो, लर्न यानी सीखो, इवैल्यूएट यानी परखो, एक्ट यानी काम करो, और रिफ्लेक्ट यानी सोचो। आज ही एक बार इस स्टॉप मेथड को लागू करने का प्रयास करें। अगली बार जब भी कोई पोस्ट ट्रिगर करे तो 10 सेकंड रुककर खुद से पूछें कि आपके इस रिएक्शन से फायदा किसे होने वाला है। जब हम एक समाज के रूप में सामूहिक रूप से इन जालों में फंसते हैं तो इसके परिणाम काफी चिंताजनक होते हैं। चलिए दूसरे भाग की ओर चलते हैं, नैरेटिव और पहचान, जहां जटिल इंसानों को केवल लेबल्स तक सीमित कर दिया जाता है। मीडिया अक्सर एक खास तरह का नैरेटिव सेट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे अपराध को उसके वास्तविक संदर्भ से हटाकर अपराधी की पहचान को ही हथियार बना लिया जाता है। स्रोत दर्शाते हैं कि एक मामले में अपराध को पूरे समुदाय से जोड़कर आतंकवाद कह दिया जाता है, जबकि ठीक वैसे ही दूसरे मामले को सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिक समस्या बताकर टाल दिया जाता है। इन खतरनाक नैरेटिव्स का मुकाबला करने के लिए हमें मिथकों और हकीकत के बीच के अंतर को समझना होगा। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इस्लामोफोबिया के मिथक इस सच्चाई को छिपा देते हैं कि 1.9 बिलियन लोगों को डर के एक ही ढांचे में फिट नहीं किया जा सकता। चरमपंथ का कोई धर्म नहीं होता, और लाखों मुस्लिम महिलाएं आज ग्लोबल लेवल पर लीडर्स और प्रोफेशनल्स के तौर पर काम कर रही हैं। इस कोट पर एक पल के लिए रुकें और गहराई से विचार करें। जब हाशिए पर पड़े लोगों के दैनिक संघर्षों को नज़रअंदाज किया जाता है तो समाज में सहानुभूति की जगह शक ले लेता है। पहचान को अपराध बना देना असल में पूरी इंसानियत को कमज़ोर करना है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या किसी माँ के आंसू या किसी बच्चे का डर उनका धर्म देखकर बदल जाता है? दर्द तो दर्द होता है ना, लेकिन जब हम इंसानियत से ऊपर पहचान को रखने लगते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता खोने लगते हैं। और जब समाज इस तरह के पक्षपाती नैरेटिव्स को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है तो इसके परिणाम बड़े और सिस्टमैटिक होते हैं। चलिए अपने तीसरे हिस्से पर बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर बुलडोजर न्याय के चलन को ही ले लीजिए। जब सबूत से पहले सजा तय हो जाए और भीड़ को खुश करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जाए तो यह पूरे कानूनी ढांचे के लिए खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि नियमों के बिना चलने वाले इस सिस्टम का अगला शिकार कल कोई भी हो सकता है। अगर हम इसे वैश्विक स्तर पर देखें तो सैन्य कब्जे या बड़े युद्ध सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं चलते। वे इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उनके पीछे एक पूरा सिस्टम है
राजनीतिक संरक्षण, मुनाफे वाले हथियारों की बिक्री, मीडिया का नैरेटिव और सबसे बड़ी बात, सार्वजनिक उदासीनता। जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तो नेताओं की जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। और क्या आप जानते हैं कि इस साले विनाश की सबसे बड़ी कीमत हमारा पर्यावरण चुकाता है? हर मिसाइल और जलता हुआ शहर जलवायु परिवर्तन को तेज कर रहा है। इसीलिए स्रोत एक सिद्धांतिक हीट टैक्स का विचार सामने रखते हैं, यानी जो युद्ध और विनाश से मुनाफा कमा रहे हैं उन्हें ही इस पृथ्वी को वापस ठंडा और सुरक्षित करने की कीमत चुकानी चाहिए। अब तक हमने वैश्विक और सिस्टेमिक संकटों की बात की। अब समय है वापस जमीन पर आने का। हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और अंतिम भाग, कम्युनिटी रेजिलियंस बनाना। सच्चा प्रतिरोध और बदलाव आर्थिक स्वतंत्रता से आता है। बाहरी बड़े सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय हम छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों की स्किल्स को पहचानें, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करें और छोटे निवेश समूह बनाकर एक नैतिक, ब्याज मुक्त आर्थिक मॉडल तैयार करें। इससे समुदाय के भीतर ही रोजगार और पैसा जनरेट होगा। और इस मजबूत कम्युनिटी की सबसे अहम इकाई है एक मजबूत परिवार। ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने से नहीं बनता। इसके लिए रोजाना समय देना पड़ता है। दिन में कम से कम 10-15 मिनट बिना किसी स्क्रीन के बात करें, एक टीम की तरह चुनौतियों का सामना करें। और याद रखें, झगड़े में बहस जीतने से ज्यादा अहम रिश्ता बचाना होता है। इसके साथ ही अपने परिवार और समुदाय को उन इंस्टिगेशन ट्रैप से बचाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करनी होगी। रोजाना सिर्फ 15 मिनट पढ़ने की आदत एक ऐसा कल्चर तैयार कर सकती है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाए। ज्ञान ही वो ताकत है जो आपको सवाल पूछना और नेताओं की जवाबदेही तय करना सिखाती है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। बदलाव कभी भी किसी सरकार या बड़े सिस्टम से शुरू नहीं होता। ये उसी क्षण शुरू हो जाता है जब हम मैनिपुलेशन का शिकार होने से इनकार कर देते हैं और खुद को जागरूक बनाने का फैसला करते हैं। फैसला आपके हाथ में है। बस ये याद रखें कि जो अपने रिएक्शन को कंट्रोल करता है